हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्लास 24 9th एंड 10th। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट से 10th क्लास में क्या रखनी चाहिए। कि 10-10 घंटे पढ़ना जरूरी है, मतलब 9th क्लास हो तो 9 घंटे पढ़ो, 10 क्लास हो तो 10 घंटे पढ़ो, 11th हो तो 11 घंटे पढ़ो, या फिर हमें रोज पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बुक्स के बारे में हमें क्या स्ट्रेटेजी, क्या बुक्स हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, या फिर किन बुक से कितना पढ़ना चाहिए और कितनी बार रिविजन करना चाहिए, इन सारी बातों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 10th क्लास है क्या। 10th क्लास में आपको ये सब पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि आपको न्यूमेरिकल ज्यादा पसंद है, आपको एनालाइज करना ज्यादा पसंद है, आपको आर्ट्स की सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आई, तो उस हिसाब से आप 11th में अपनी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बिकॉज 10th इज योर की पॉइंट वेयर यू चूज सब्जेक्ट बिटवीन द साइंस, मैथ्स एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। तो आपको 10th क्लास में अपने बोर्ड परसेंटेज के साथ साथ ये भी देखना चाहिए आपको इंटरेस्ट है किसमें। आपको बायो ज्यादा पसंद है या मैथ्स। साइंस में 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें से बायो या फिर फिजिक्स की न्यूमेरिकल करना आपको ज्यादा पसंद था, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको मैथ्स एनालिटिकली सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है या फिर ह्यूमैनिटीज भी आपको ज्यादा पसंद आ सकती है। नॉट गो थ्रू योर परसेंटेज। अब बात करते हैं कि 95% स्कोर करना पॉसिबल है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल भी करे और आने वाले साल में भी करेंगे। उसमें से आपको अगर एक होना है तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको चूज करनी चाहिए। इसके बाद क्या 100% भी पॉसिबल है? वैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, 100% भी लाना पॉसिबल है। इसमें लिए आपको क्या क्या बातों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून टू द लास्ट ऑफ द वीडियो। अच्छा, ये अगर इस वीडियो की बात करके 9th स्टूडेंट के बच्चों को देखना चाहिए। हाँ, 9th स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो कि आपको 9th की क्लास को भी इसी तरह से करना पड़ना है जैसे आपकी 10th चल रही है, ताकि आपकी हैबिट हो जाए, आपके अंदर एक बॉडी एडप्ट हो जाए। हाँ, इस तरह से पढ़ना चाहिए, आपका माइंड डेवलप हो जाए, माइंड ट्रेंड हो जाए। बेसिकली अगर हम बात करें तो 9th और 10th के बच्चों को किस तरह से अपनी क्लास को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट करना चाहिए, ताकि वो अपने आगे वाली क्लास में उस पढ़ाई को यूज कर पाए। सिर्फ पढ़ा, एग्जाम दिया और भूल गए तो वो क्लास हमारे लिए वेस्ट हो जाती है। 9th के बच्चों को 10th में और 10th के बच्चों को 11th में कैसे कैसे अपनी स्टडी को यूज करना चाहिए, इस सारी बातों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले कुछ बातें करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो हम एक ही बुक के बारे में बात करेंगे, विच इज मैंडेटरी बुक फॉर क्लास 10, एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, रेफरेंस बुक भी बहुत सारी आती है, पर आपको एनसीईआरटी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उसको मल्टीपल रिवीजन, मतलब 4 या 5 या 6 टाइम्स, भाई 6 टाइम 5 टाइम तक तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बस हमें इतना ही पता चल रहा है कि कौन से चैप्टर कौन से नंबर पे है, इससे ज्यादा हमें कुछ समझ में आना नहीं है। और जब ज्यादा बार हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं, 2nd, 3rd, 4th, तब हमें थोड़ी सी बातें समझ में आती है। अच्छा, इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ताकि आप जब फर्स्ट रिवीजन करोगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फर्स्ट बार पढ़ाई नहीं बोला, फर्स्ट रिवीजन मतलब आपने एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसको वापस पढ़ने बैठे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। 2nd टाइम पढ़े, 3rd टाइम पढ़े तो हमें समझ में आएगा अच्छे चैप्टर को कैसे स्पीड में कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ना हो तो आपको ये पता होगा कि किस पॉइंट पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट को मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं एग्जाम में कर लूंगा। तो सारी स्ट्रेटेजी हमें मल्टीपल रिवीजन के वक्त ही हम बना सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन एक ऐसा टाइम है जिसमें आप अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाते जाते हो कि मुझे कहाँ से कितना पढ़ना है, और इसमें से सबसे ज्यादा रिवीजन आपको किस बुक के करने हैं, एनसीईआरटी। उसके बाद अगर 4-5 रिवीजन आपने कंप्लीट कर लिए, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आ गई, नाउ यू कैन जंप टू द रेफरेंस बुक। जैसे हमारी आरडी शर्मा हो गई मैथ्स के लिए, बहुत सी ऐसी एग्जाम्पलर्स होती है। हाँ, इसके साथ आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जरूर कर सकते हो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, प्रॉब्लम्स करते जाओ, सॉल्यूशन उसके करते जाओ, प्रैक्टिस होती रहेगी, ये बात अलग है। पर एनसीईआरटी से अलावा अगर आपको कोई बुक स्टार्ट में पढ़नी है, बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही आपको दूसरी बुक की तरफ जंप करना है। तो बुक्स की बात तो हो गई, बहुत सिंपल करा है कि एनसीईआरटी पढ़नी है 4-5 बार। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी बुक्स हमें रेफरेंस में लेनी चाहिए। बुक्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे कौन कौन सी बुक इस चैप्टर के लिए भी अच्छी है। जैसे फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, उसके लिए हम एक कंप्लीट वीडियो अलग बनाएंगे। पर एज ए नाउ आपको सबसे बेस्ट कौन सी बुक यूज करनी है, एनसीईआरटी, उसको मल्टीपल रिवीजन के साथ। तो बुक का तो शॉर्ट हो गया कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी, उसको अच्छे से पढ़ना है विद चैप्टर्स, विद कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस, हम कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, सब कुछ हम एनसीईआरटी से सीख सकते हैं। आने वाले हमारे इस चैनल पे वीडियोस में हम ये देखेंगे जब हमारी एकेडमिक वीडियोस चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन से पॉइंट पूरे साल भर ध्यान रखने। ऐसा नहीं कि हमने 1 महीने इस पॉइंट्स को ध्यान रखा और हमने कर लिया, हमारा 95% आ गया, नहीं, पूरे साल भर हमें रखने। जब से हम स्टार्ट कर रहे हैं तब से सबसे पहला नोट्स, और वो खुद के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फोटोकॉपी करवा ली दोस्त की, वहां से पढ़ लिया और हमारा 95%, ऐसा नहीं होगा। नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, सेल्फ मेड होने चाहिए, आपके हैंड राइटिंग के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि नोट्स मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। अगर हमें नोट्स दूसरों को ही पढ़ने होते तो आपके पास आज पूरे 10 के नोट्स एक ही दिन में बन जाएंगे। दैट विल नॉट बी वर्क, और वो कभी आपको हेल्प भी नहीं करेंगे कि किस तरह से आपको लोग, आप जब अपने खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको पता होता है मैंने कौन से पॉइंट्स कहाँ लिखे। जब आपको रिवाइज करना हो या फिर फटाफट आपको देखना चाहिए ये वाला पॉइंट कहाँ है, तब आप खुद के नोट्स में ही पहचान पाओगे। दूसरे के नोट्स होंगे, आपको पढ़ना होगा और दैट विल बी नॉट वर्क इन योर लास्ट टाइम।
और सेल्फ नोट्स बनाओगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी हैंडराइटिंग की स्पीड कितनी है, कि मैं कितना स्पीड लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि आप जब पढ़ते हो नोट्स को तो खुद ऐसे किताब रखी, नोट्स रखे, पढ़ लिया, खत्म। आपको लगता है नहीं मैं लिख लूंगा, पर आप कितनी देर में लिख पाते हो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आपका टाइम लिमिट में होता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन दे दिया आप कल करके लाना सारे, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन लिखने, इसमें आपकी स्पीड भी मैटर करती है। स्पीड के साथ आपकी हैंडराइटिंग भी जो पढ़ने लायक हो इतनी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी अच्छे नंबर आते हैं। हैंडराइटिंग इज इंपॉर्टेंट, सही बात है, पर ऐसी हैंडराइटिंग भी चल जाएगी जिससे हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो कैसी हैंडराइटिंग में कितनी स्पीड में लिख पाते हो वो भी कब आप एनालाइज कर पाओगे, जब आप खुद के नोट्स क्लास नोट्स में बना, क्लास के टाइम बना रहे हो। तो क्लास नोट्स वो भी आपके खुद के होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त के नोट्स, हाँ अगर हमारे पास कुछ हम ब्रेक ले लेते या फिर हम बीमार हो जाते तब हम किसी की कॉपी कर लेते, वो अलग बात है, दैट विल बी डिफरेंट केस। पर आप जब तक अवेलेबल हो तब तक आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखना है, और ये पूरे साल भर होना चाहिए कि खुद के नोट्स बना रहे, खुद के चैप्टर में कुछ नहीं करना। क्लास स्टार्ट हुई, टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट करा, आपको अपने नोट्स पेन लेना है, नोट्स बनाना स्टार्ट करना। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसे नोट्स बनाने, बहुत सारे पेन यूज करने नहीं है कि आपको 10-15 पेन लेके बैठे हो बॉक्स में, हर लाइन पे अलग अलग पेन लगा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका एक पेज है, दैट विल बी योर मार्जिन। ऐसे पेज और मार्जिन बना के रखते हैं आप। अच्छा, इसके बाद नोट्स कैसे बनाए, आप कोई 2 पेन यूज करो, ब्लैक एंड ब्लू, दैट विल बी सफिशिएंट। जब डायग्राम्स बनाओ तो ट्राई करो कि आप पेन से डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ताकि गलती समझ में आएगी। अच्छा यहाँ, क्योंकि पेंसिल से जब अपन डायग्राम बनाते मिटा के सही कर लेते, तब हम ये नहीं एनालाइज कर पाते जब वापस पढ़ते कि हाँ ये वाला पार्ट मुझसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बनाने में, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर आप लिख रहे हो नोट्स, ये लिख लिए, घर जाके उसको एक बार पढ़ो, और उसके बाद इस पेज पे आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लगा, जैसे इस पूरे पेज पे कोई टॉपिक चला होगा, अगर फिजिक्स की बात करें कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा कि कोई लाइन अगर पैरेलल आ रही है एक्सिस से, तो वो कहां से पास होगी, फोकस से, तो उसको शॉर्ट में लिख दो। यहाँ तो आपने डिटेल में लिखा है विद डायग्राम, यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो कॉनकेव मिरर पैरेलल, और कहा जाएगी फोकस पे, वो शॉर्ट में, ताकि पूरे पेज पे समरी बन जाए कि हाँ ये वाले पूरे पेज पे ये पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इन्हीं मार्जिनों को देख के। नोट्स पे हम एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे कि कंप्लीट नोट्स की गाइडेंस आपको दे। और एक नॉर्मली अगर अपन देखें तो नोट्स ऐसे बनाने चाहिए, यहाँ पर पूरा पेज आपने भर दिया, और उसके बाद ऊपर आपका क्या होना चाहिए, उस पेज की सबसे इंपॉर्टेंट समरी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए। और ऐसे आप सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट्स का तो समझ में आया कि हमें साल भर अपने खुद के नोट्स बनाने और ऑर्गेनाइज वे में पूरी पढ़ाई करनी है। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि रिवीजन करने। अच्छा, रिवीजन भी मल्टीपल रिवीजन मैंने बार बार लिखा है, सिर्फ रिवीजन करने से कुछ काम नहीं चलेगा, रिवीजन नहीं मल्टीपल रिवीजन करने। अच्छा, मल्टीपल रिवीजन क्यों करने, क्योंकि आपने जब एक बार रिवीजन करा, हमने अभी बोला कि आपको यही पता चलेगा कि चैप्टर का नंबर, कौन कौन से पॉइंट है किताब में, बस इतना ही समझे। उसको समझने के लिए और उन्हीं सारे पॉइंट्स को एग्जाम में लिखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, 3 से 4 बार हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा अच्छा डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इतनी स्पीड में मैं लिख पा रहा हूँ। और रिवीजन का मतलब नहीं बस पढ़ रहे, थोड़ा सा हमें लिख के भी देखना है कि अच्छा इस पॉइंट को अगर मैं लिख पाता हूँ कितना टाइम लग रहा है, ये सब एनालाइज करना है आपको। अगर मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ तो हमें पढ़ने के साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करने की मैं स्पीड में कैसे लिखूँ, और अगर मैं स्पीड में लिख रहा हूँ तो सबसे बेस्ट है हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल रिवीजन में आपको क्या चाहिए, सेल्फ स्टडी। रिवीजन क्लास में बैठ के, जैसे स्कूल वगैरह में आप जाते हो तो वहां पर रिवीजन होना बहुत मुश्किल है, वहां पर से पढ़ाई कर लो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप नोट्स को हमने देखा कि एक पेज पे तो क्लास में हमने बैठ के फटाफट उतार लिए, कुछ समझ में आया नहीं, हमें पता है, घर जाके आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे और उस पेज की समरी ऊपर और मार्जिन में लिखोगे, दैट विल बी योर नोट्स, वो आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, और वो भी सेल्फ स्टडी में आएगा। और इसको रिवीजन करोगे वो भी सेल्फ स्टडी में आएगा। मतलब आपकी सेल्फ स्टडी के आवर थोड़े से ज्यादा होने चाहिए क्लास नोट्स। क्लास मतलब आप 8 बजे स्कूल जा रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, मतलब आपने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होता। रिवीजन के लिए और सेल्फ नोट्स जो आपके समरी वाले पॉइंट्स आपको ऊपर लिखने, उसके लिए आपको रोज के 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 या 2 घंटे आपको निकालने होंगे, और वो रोज निकालने, क्योंकि 1 या 2 पेज तो आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते ही हो। अगर अपन मान लेते कि 3 पेजेस हमने पर सब्जेक्ट पढ़े और 6 सब्जेक्ट अगर हमारी हो तो हमारे कितने पेजेस हो गए, 18 पेजेस। 18 पेजेस को पढ़ना, रिवाइज करना, उसमें से समरी नोट्स उतारना ऊपर वाले, तो टाइम तो चाहिए। और मैथ्स के सम होंगे तो इनको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, फिजिक्स के कोई सम होंगे इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। तो उन सबको अगर अपन गिने तो आपके सेल्फ स्टडी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम भी 2 घंटे। 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, 2 घंटे में आप कर लोगे। जब हमारे एग्जाम पास होंगे तो हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं, पर प्रेशराइज होकर भी पढ़ना है वो भी नहीं करना। 2 घंटे सफिशिएंट है हमारे पूरी दिन की पढ़ाई को समराइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। 2 घंटे हमें सुनने में कम या ज्यादा लग सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा हो जाता है जब हमें बोलते हैं कि हमें रोज 2 घंटे निकालने। क्योंकि अगर किसी बच्चे में बहुत सारा मोटिवेशन होगा तो वो क्या करेगा, 1 महीना मैक्सिमम, 1 महीने तक तो 2 घंटे रोज निकालेगा। फिर जैसे 1 महीना हुआ, अच्छा ठीक है पढ़ रहे हैं, स्किप करते हैं आज, अच्छा आज छोड़ दिया, कल 4 घंटे पढ़ लेंगे या फिर कल 3 घंटे पढ़ लेंगे, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होना स्टार्ट होती है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, वो मेहनत क्या कर सकते हैं, कैसे हम कंसिस्टेंसी को एक साथ रखें, कंसिस्टेंसी को लेकर चले पूरे साल भर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो,
कि टारगेट टेबल बना सकते हो। अच्छा, टारगेट टेबल क्या होती है इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, थोड़ी बात अभी करते हैं कि जैसे आपने आज के दिन में इतना तो बोल दिया कि मुझे आज जितना भी मैंने पढ़ा है उसको समराइज करके मुझे ऊपर वाले वो मार्जिन में लिखना है जो आइडिया दिया था सर ने। अच्छा, पर मुझे कब करना है, अगर उसका टाइम अगर आपने फिक्स कर दिया तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे आप स्कूल से 2 बजे आए या फिर 2 बजे फ्री हुए, आधा घंटा आपने खाना वाना करा, 3 बजे अगर आप पढ़ने भी बैठ गए और फिर आपने ऐसा टाइम टेबल दिमाग में सेट कर लिया कि 3 बजे बैठूंगा, 5 बजे तक मैं कंप्लीट करके ही उठूंगा, और अगर वो 3 घंटे आप पढ़ाई करने नहीं बैठे, कुछ काम आ गया, कुछ भी हो सकता है, और फिर वो 4 बज गए, तो आप पढ़ाई बैठोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये चलेगा नहीं मुझे तो 2 घंटे बैठना था और 5 बजे उठना है, अब तो ये सब टाइम टेबल बिगड़ गया, अच्छा आप कल करूंगा, या फिर इससे करके आप स्किप कर देते हो, या फिर आप प्रेशराइज हो जाते हो। अगर आप बहुत सीरियस हो पढ़ाई में तो आप क्या करोगे, अरे अब तो बहुत टाइम निकल गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ज्यादा सोचने लग जाओगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने टाइम फिक्स कर दिया। इसकी जगह आप क्या करो, टारगेट बनाने मुझे करना है, अब मुझे 3 बजे करूँ, 4 बजे करूँ, 5 बजे करूँ, टाइम फिक्स नहीं है, मैं कभी भी करूँ, 1 घंटा अभी बैठूंगा, 1 घंटा रात को बैठूंगा, पर मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगा। हाँ, ऐसा टाइम टारगेट टेबल बना दिया आपने डे का, तो फिर काम हो गया, आप प्रेशराइज भी नहीं होंगे, आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और टारगेट्स भी पूरे होंगे, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, और हमारे पास प्रेशराइज स्टडी भी कर रही है ऐसा भी नहीं लगेगा। तो ये करा करो, टारगेट टेबल पे अपन और भी बातें करेंगे। इसके बाद और क्या करना है आपको पूरे साल भर, जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, दैट विल बी योर प्रैक्टिस टेस्ट। जैसे आपका एक कोई चैप्टर खत्म हुआ या फिर टॉपिक खत्म हुआ तो भी कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा होगा कि पूरे चैप्टर के बाद आप एक टेस्ट दे दो। जैसे साइंस में खत्म हुआ लाइट्स एंड रिफ्लेक्शंस, या फिर रिफ्लेक्शन चैप्टर खत्म हुआ, लाइट्स खत्म हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खत्म हुआ, तो उसके बाद आप क्या करो, उसका एक टेस्ट दे दो। अब टेस्ट कहाँ से लाए, टेस्ट वैसे हमारे चैनल पे आगे सारे जैसे लेक्चर खत्म होंगे हम टेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, वहां से भी आप कर सकते हो। नहीं तो क्या करो, एनसीईआरटी खोली, पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेके बैठे, एक व्हाइट पेपर लिया, उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर लो। आपने पहले भी क्लास में करे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वापस करो, रिवाइज होगा। करना कैसे, किताब ली रखी, एक व्हाइट पेपर लिया और कुछ भी नहीं होना चाहिए टेबल पे, एक पेन लिया और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट, क्वेश्चन देखा, आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे आपके उस चैप्टर के टेस्ट हो गया, जो एनसीईआरटी के पीछे ही है क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाता है पूरा सब्जेक्ट का, या फिर पूरे 10 का सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सोल्ड पीवाईक्यू करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, जैसे 2020 का, 21 का, 18, 17 का, किसी का भी उठा लिया, और उसके बाद क्या करना है, उसको घर पे बैठ के 3 घंटे क्लॉक लगा के आपको करना है। अच्छा, 3 घंटे आज अभी 9 बजे, और वो टाइम कौन सा रखना है कि जो एग्जाम का हमारा होता है, एग्जाम का टाइम कौन सा होता है, जैसे सुबह 8 बजे 9 बजे हमें बैठे, और उसके बाद 3 घंटे जैसे 9 से 12 पर दिन का, ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे 3 बजे टेस्ट दे रहे हो, टाइम भी वही रखना है जो हमारे यूजुअली एग्जाम टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम, ताकि आपका माइंड थोड़ा थोड़ा एग्जाम के पास आते आते सेट हो जाए कि हाँ 9 से 12 मुझे बहुत एक्टिव रहना है, उसमें मुझे सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और वो भी कौन से पेपर लो, सबसे पहले सोल्व पेपर, सॉरी पीवाईक्यू पेपर, उसको सोल्व करो। उसके बाद एग्जाम, मार्केट में बहुत सारे आपके सोल्व पेपर आएंगे, एग्जाम्पल्स वाले पेपर्स आएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स आएंगे, वो सबसे लास्ट में करने। कम से कम 18-19 आपके जो एग्जाम देने वाले जिस ईयर में, उससे पहले के 4 या 5 साल के पेपर आप घर पे बैठ के सोल्व कर लो, वो भी पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट में, टेबल और कुछ भी नहीं, आंसर शीट, पेन, वाटर बोतल लेके बैठो, जैसे आप एग्जाम में जा रहे हो, क्लॉक सेट करी और स्टार्ट हो जाओ। सारे सब्जेक्ट के ऐसे हर संडे या हर 1-2 दिन में आप ऐसे सोल्व पेपर, जब सिलेबस खत्म हो जाए। अच्छा, जब आपका चैप्टर खत्म हो तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट, ये वाले जो आप एनसीईआरटी के पीछे या फिर हमारे चैनल्स में भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, उसको सोल्व कर सकते हो, तो या फिर पीवाईक्यूज तो है। तो सिलेबस खत्म हो जाएगा तब क्या करना है, और प्रैक्टिस चैप्टर खत्म होगा तब क्या करना है, उसके बारे में बात करें। अच्छा, हम कुछ वो बातें भी कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी साल भर। अच्छा, कुछ नहीं भी करना है, हाँ, कैसी बात है, इसके बारे में तो हमने बात कर ली कि प्रेशराइज स्टडी नहीं करनी है। जैसे अपन ने बहुत सारे टाइम टेबल बना दिए, बहुत खतरनाक टाइम टेबल कि 8 बजे 5 बजे 4 बजे उठ रहे हो, 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे, 4-5 घंटे शाम को पढ़ेंगे, 2 घंटे रात को पढ़ेंगे, इतना प्रेशराइज स्टडी भी करोगे तो कोई फायदा नहीं हो ना। ऐसे टाइम टेबल कभी आज तक फॉलो हुए, ना मैं कर पाया ना आप कर पाओगे। हमें टारगेट टेबल सेट करना है, तो हमने देख लिया कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, बस वो मेरे दिमाग में रखा, अब मैं कब करूंगा वो मेरे फ्लेक्सिबल है, मेरे टाइम मेरे इच्छा से कभी भी कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम इशू का तो जो प्रेशर था वो हट गया। टारगेट मुझे रोज करने, कंसिस्टेंसी पढ़ाई करनी है, वो तो दिमाग में रहेगी। उसके बाद स्मार्ट वर्क करो, जैसे टारगेट टेबल की हमने बात करी, स्मार्ट वर्क कैसे कि टाइम को हमने फ्लेक्सिबल कर दिया और टारगेट्स बना लिए। अब आप एक ही दिन का टारगेट बनाओ, ऐसा भी नहीं है, वीकली टारगेट्स भी बना सकते हो कि मुझे इस वीक में ये 4 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना ही है, विद प्रैक्टिस या विद 2 रिवीजन या 1 रिवीजन या 3 रिवीजन। एक टारगेट बना दिया, ये वीक में मुझे कंप्लीट करना है, आज संडे है, नेक्स्ट संडे से पहले बोले मुझे ये करना है, ठीक है, 1 वीक का बना दिया, या फिर 2 दिन का बनाओ या 3 दिन का बनाओ, ताकि आपका टाइम फ्लेक्सिबल, आप खुद डिसाइड करो आपको कब पढ़ना है। हाँ, पर पढ़ना है वो हमें कंप्लीट करना है, इतना तो मुझे करना ही है। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं बहुत सारे। आज अगर आप ये वीडियोस भी मोबाइल पे देख रहे होंगे या कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यही कंप्यूटर स्क्रीन और यही मोबाइल स्क्रीन आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। जैसे ये वीडियो खत्म हुआ, आपने दूसरा वीडियो कोई स्टार्ट कर लिया, गाने सुन लिए, गेमिंग देख ली, या फिर कई और भी बहुत से डिस्ट्रैक्शन वाले होते हैं जो हमारे स्मार्टफोन में हम कर सकते हैं। तो अगर हम ये बोले कि आज ही आप बंद कर दो सारे इंस्टाग्राम अकाउंट, स्नैपचैट, यूट्यूब बंद कर दो,
ये सब करोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, किताबें लेके बैठ जाओ। तो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं। हाँ, आज से 10 साल पहले अगर ये बातें करें कि किताबों से पढ़ सकते थे, अच्छे नंबर आ जाते थे, ठीक है। आज के टाइम पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। वीडियोस देख के भी अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ पा रहे हो, फिर किताब से 2-3 रिवीजन कर पा रहे हो, आपकी स्टडी अच्छी हो रही है, यू कैन डू दिस। तो उसके साथ साथ जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप कोई और स्नैपचैट यूज करते हो, दैट विल बी ओके। बट कब तक? जैसे अगर आपने आधा घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, रील्स देख ली, तो इसके बाद आपको माइंड में इतना सेट होना चाहिए कि हाँ, इसके बाद में 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और उसके बीच में मेरे दिमाग में इंस्टाग्राम नहीं आना चाहिए। अभी जब इंस्टाग्राम आ रहा है तो लाइट रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। हाँ, दोनों बातें हो कि जब आप अपने फ्री टाइम में आप कुछ कर रहे हो तो स्टडी नहीं सोचना, हाँ स्टडी कर रहे हो तो फ्री टाइम बिल्कुल भूल के फिर स्टडी करना, फोकस करना। और भी कोई अच्छा तरीका है क्या? हाँ, जैसे इंस्टाग्राम में आप पेजेस जो आप फॉलो करते हो वो ऐसे फॉलो करो जो सारे स्टडी वाले मटेरियल्स हो, ताकि आप इंस्टाग्राम खोलो तो भी आपको थोड़ा अच्छा ठीक है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, रिवाइज हो रहा है। तो थोड़ी फन के साथ आपने क्या करा, स्क्रॉल रील्स के साथ आपने कुछ सीख भी लिया, आपका फ्री टाइम भी हो गया, आपको ये भी मन में शांति होगी मैंने इंस्टाग्राम चला लिया, मैं बंद नहीं करा। तो कुछ ऐसे पेजेस फॉलो कर लो जिसमें आपको कुछ सीखने मिले। फिर मोटिवेशन के नोट्स पेजेस फॉलो कर लो, स्टडी के नहीं करने तो मोटिवेशनल कुछ पॉजिटिव वाइब जिससे आपको आती है वो वाले फॉलो कर लो, ताकि आप जब यूज करो कोई सोशल मीडिया तो आपके दिमाग में भी वही सब चीजें चलती रहे जो आपके एग्जाम के लिए अच्छी है, आपके माइंड मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हो। ये बात हमें ध्यान रखनी पूरे साल भर। और डिस्ट्रैक्शन में एक बात आती है कि स्मार्टफोन ज्यादा यूज करें या फिर फ्रेंड्स के साथ रहे, कि दोनों कर सकते हैं, कि फ्रेंड्स भी आपको इतना ही सपोर्ट करते हैं, स्मार्टफोन भी। आजकल स्मार्टफोन भी फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड जैसा ही होता है। अब अगर आप अच्छे से यूज करो, अब फ्रेंड्स के साथ घूमने में आपको ये फायदा होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ के साथ थोड़ी सी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे गेम खेलते हो और या फिर 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम खेलते हो शाम के टाइम पे, तो आपके मेंटल हेल्थ के साथ थोड़ी सी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। और ये भी आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं कि पूरे साल भर हम फास्ट फूड खा रहे, साल भर हम बीमार हो रहे, फिर पढ़ाई हो नहीं रही, हम ब्लेम करते हैं हमारी हेल्थ को, मैं तो पूरे साल भर बीमार था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो वो आप फन के साथ कैसे कर सकते हो कि फ्रेंड्स के साथ आउटडोर घूमने चले गए या फिर खेलने चले गए। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे खेल के आ रहे हो फिर थक हार के सो गए। 1 घंटा आधा घंटा उस टाइप से फ्रेंड्स के साथ खेलो, बातें करो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। हाँ, इसके बाद आके हमने फोकस स्टडी कर ली, इसके बारे में हम सोच नहीं रहे क्या खेला, खेल लिया, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ अच्छी हो गई, अब ठीक है हम फोकस। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन के साथ हमने जो सोल्यूशन की बात करी है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसके बाद जब हम पढ़ाई करने बैठे तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में ना घूमे, हमें फोकसली स्टडी करना है। और जब हम ये काम कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स के साथ है, तो अच्छे से 100% वहां पर इन्वॉल्व हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एक गलती हम जो सारे बच्चे करते हैं कि पढ़ाई तो बहुत सारी करते हैं, आज भी 1 घंटा पढ़ लिया, आज 2 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, पर कोई प्लानिंग नहीं है। कभी साइंस पढ़ ली, कभी इंग्लिश पढ़ ली, कभी मैथ्स पढ़ ली, अच्छा फिर क्या करें। तो आपको जैसे सबसे पहले तो आपको आज वीडियो खत्म हुआ या फिर आपके पास सिलेबस है, तो सबसे पहले आप देखोगे अच्छा मेरे चैप्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ने। सब्जेक्ट एक बार पढ़ ली, सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, और चैप्टर का एकदम सिलेबस आपके पास प्रिसाइसली दिमाग में होना चाहिए। या फिर सिलेबस लिख के आपके स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दो कि हाँ ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। तो आपको एक तो सबसे पहले टारगेट मिल गया कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है साल भर में, और कितना टाइम मेरे पास बचा है उसको टाइम के साथ आप डिवाइड कर दो। वैसे इसके ऊपर भी अपन एक वीडियो लेके आएंगे कि सिलेबस को अच्छे से कैसे कंप्लीट करें विद टाइम और मल्टीपल रिवीजन। पर सबसे पहली बात तो आपको बिना प्लानिंग के स्टडी नहीं करनी कि आज हमने मैथ्स पढ़ लिया 2 घंटे, 2 घंटे साइंस पढ़ लिया, फिर कल साइंस पढ़ी, फिर 4 दिन के बाद वापस साइंस पढ़ लिया, इसके बीच में मैथ्स कर रहे हैं। तो बिना स्टडी अगर आप बिना प्लानिंग के अगर आप स्टडी करोगे दैट विल बी डिस्ट्रैक्शन इन योर प्रिपरेशन, वो आपकी प्रिपरेशन को हर्ट करेगी, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपको प्लान करने की मुझे पढ़ना कैसे और कितना पढ़ना है, और इसके बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जैसे आपने सबसे पहले 6 सब्जेक्ट अगर आप पूरे एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे तो 3 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट पढ़ी, फिर 3 सब्जेक्ट नेक्स्ट डे पढ़ो, या फिर 6 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो तो टाइम कम करके 6 सब्जेक्ट पढ़ लो। वो आपके ऊपर है कि आपको सबसे ज्यादा माइंड सुटेबल कौन सा लगता है। किसी बच्चे को 6 सब्जेक्ट पूरे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को 2 सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है दिन में, वो आपके ऊपर है। पर हाँ, बिना प्लानिंग के आप स्टडी करना कभी साल भर में मत करना, एक प्लानिंग करिए इसके बाद स्टडी। नहीं तो ये सबसे बड़ी जो गलती होती है बच्चों की यही होती है, बिना प्लानिंग आप स्टडी करते जा रहे हो पर क्या पढ़ रहे हो हमें पता नहीं। तो एक तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, उसको डिवाइड करना है टाइम के साथ, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और प्रेशराइज स्टडी नहीं करनी, इसके लिए हम टारगेट टेबल बनाए, ये काम हो गया। अच्छा, फिर एक सबसे मेन जो हमने वीडियोस में भी 2-3 बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है, कौन सी बात, सब पॉइंट्स के ऊपर एक सबसे ऊपर पॉइंट आता है, वो है बी कंसिस्टेंट। उसमें स्टूडेंट्स अगर 1-2 महीना कंसिस्टेंट होकर अगर 15 दिन ठीक है इन्होंने डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया और हो गए, फिर वापस 15 दिन के बाद कंसिस्टेंट हो गए, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ये आपके प्रिपरेशन को हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी, वो पक्का है। तो करे क्या, बी कंसिस्टेंट। अब जब कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई का मन नहीं लग रहा, आज मैं आया स्कूल से, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, अब करूँ क्या, अब कंसिस्टेंट तो होना है बोला है सर ने, तो क्या करे, तो आप क्या करो, आपके जो एक्स्ट्रा वर्क है स्कूल के, जैसे होमवर्क करना या फिर कोई प्रोजेक्ट फाइल होगी, फिर कोई ऐसे वर्क है जो स्कूल में हमारे करने होते हैं, वो हमारे स्टडी में नहीं आते, जैसे होमवर्क वगैरह करनी है, उतार लिया देख के, वो सब हमारे स्टडी में, सेल्फ स्टडी में नहीं आएगा।
तो जब आपका मन नहीं करता पढ़ाई का या फिर पढ़ाई का मन कम करता है, उस टाइम पे ये सब काम कर लिया करो। आपने कोई म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक स्टार्ट करा, सुनते सुनते अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाँ, फिर इस होमवर्क को जो करा है वो अपन सेल्फ स्टडी में बाद में इसको देख के अच्छे से समझेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर मन ही नहीं कर रहा तो आप बैठ जाओ या फिर पढ़ाई को स्किप कर दो। नहीं, बुक्स आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर पूरे दिन में आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करा, सेल्फ स्टडी नहीं करनी, चलो ठीक है मत करो एक दिन, पर उस दिन आप क्या करो, होमवर्क कंप्लीट कर लो, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको करना है। ये कंसिस्टेंसी होती है। रोज सेल्फ स्टडी करना है कंसिस्टेंसी नहीं। ऐसा नहीं होता कि साल भर आपका पूरा मूड एक जैसा ही रहे, आपको साल भर पढ़ाई करनी है एकदम ऐसे प्रेशराइज होके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको करना ही है कि आज मेरा मन नहीं है, पढ़ाई से थोड़ा स्किप जाना है, चलो ठीक है, होमवर्क कर लूंगा, प्रोजेक्ट वर्क कर लूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, पर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ 1 या 2 घंटे रोज निकालने। ऐसा नहीं कि आज के दिन अपने बुक की शक्ल ही नहीं देखी, आज स्कूल भी नहीं गई, आज रिवाइज भी नहीं करा, बेग का पढ़ाई, किताबें क्या होती है, पूरे दिन 2-3 दिन भूल गए, और फिर अच्छे 4 दिन के बाद याद आया पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई भी करनी, ये सब स्किप करना है। सेल्फ स्टडी नहीं करनी, ठीक है मत करो 1 या 2 दिन। उस दिन आपको बुक्स लेनी है, हाँ बुक्स आपको हाथ में जरूर लेनी है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, कुछ रीडिंग कर लेनी है। अगर आपको साइंस पढ़ने का मन नहीं करा, मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करा, इंग्लिश की कोई स्टोरी उठा लो, उसको स्टोरी पढ़ो, आपका स्टोरी भी समझ में आ जाएगी, इंग्लिश भी आपने पढ़ ली, थोड़ी ग्रामर्स भी थोड़ी समझ में आ गई, अच्छा ये बातें होती है, और एक अच्छे से मॉरल स्टोरी भी आपने सीख ली, अच्छा ये भी होता है जीवन में, तो ये कर लिया करो। आपकी बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती है जो मैथ्स और साइंस के अलावा भी होती है। सोशल साइंस की आपने पढ़ ली, इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, हिस्ट्री को कोई स्टोरी आपको अच्छी लगी, वो पढ़ने बैठ जाओ जब अपना मन नहीं करे। पर हमें कंसिस्टेंसी हमेशा फॉलो करनी है। स्टूडेंट्स का मतलब ही होता है कि कंसिस्टेंस हुए कि नहीं। आप अपने स्टूडेंट लाइफ में यही सीखते हो, कंसिस्टेंस होना, जो आपको आगे लाइफ में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो तो वर्क भी जब भी पॉसिबल या फिर सक्सेसफुल हो पाता है जब आप कंसिस्टेंट हो किसी भी काम को लेकर। तो स्टडी में भी आप जब कंसिस्टेंट होगे तब ये जितने भी हमने ऊपर पॉइंट्स करे डिस्कस, तभी आपको हेल्प करेंगे। तो हमने पूरे लेक्चर में देखा कि हमें करना क्या है और करना क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन हमारे लिए कैसे होते हैं, नोट्स कैसे बनाने, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपको 10th में क्या करना है कि आपको ये समझना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट थोड़े से अच्छा ठीक है तो मैं पढ़ तो रहा हूं पर इतने इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ताकि आपको 11th में सब्जेक्ट लेने में थोड़ा सा हेल्प हो कि मैथमेटिक्स के सम करना अच्छा लगता है या फिर बायो में प्लांट्स और ये सब पढ़ना अच्छा लगता है, दैट विल बी हेल्प। या फिर हिस्ट्री अच्छी लगती है सो ह्यूमैनिटीज में आप जाओ। सो दिस आर द थिंग दैट यू हैव टू बी कंसीडर्ड एंटायर इन 10th। और 9th के बच्चों को भी इसी तरह से आपके 9th की स्टडी को डिवाइड करना है, पढ़ना है। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और कमेंट करो कि आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और कौन सी आप अडॉप्ट करने वाले हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।